Hello everyone, welcome to my channel Know Inside Out. So today we are going to discuss about cross-cultural decision making. So here are the topics that will be covered in this video: cross-cultural decision making, cross-cultural decision making, approaches to cross-cultural decision making, cultural variables influencing decision making. First of all, what do you mean by cross culture? So, cross culture means when there is any business environment where people from different countries interact, bringing different values, business practices and communication styles. जब एक पर्सन किसी ऐसे दूसरे पर्सन से बात करता है जिसका कल्चर अलग है, जिसके प्रिंसिपल्स अलग हैं, वैल्यूज़ अलग हैं एंड आइडियाज़ ओपिनियंस ऑल अलग हैं, देन देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ क्रॉस कल्चरल इंट्रैक्शन. उन दोनों पर्सनस के बीच में क्या होता है? क्रॉस कल्चरल इंट्रैक्शन. देन आफ्टर, what is the meaning of decision making? It is a process by which a person chooses best solution among a number of alternative solution to solve a defined problem. It means एक person है, उसके पास कोई problem है and उस problem के लिए number of solutions है. Then decision making हम उस process को कहेंगे जहाँ पे उसे number of solutions को analyze करके कोई एक बेस्ट वन सॉल्यूशन चूज़ करना है. सो हियर इज़ द सिस्टमेटिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू डिफाइन द प्रॉब्लम, then he has to collect the desired information for solving that problem, then he has to set the minimum criteria like some basic conditions on which he has to make a decision, like what are the financial budget, what is the time limit for making a decision. So these are some minimum basic criteria. Then after identification of alternative solutions, then analysis of all those alternative solutions, then choosing the best solution, implement the best solution, and then follow up is very compulsory step, because if we implement any solution then we have to check the effectiveness of that solution. ओके कि वो सॉल्यूशन क्या रियलिटी में बेस्ट वन रहा हमारी प्रॉब्लम के लिए या नहीं रहा. ठीक है, सो दैट विल बी कन्फर्म्ड बाय द फॉलो अप स्टेप. नाउ नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल डिसीजन मेकिंग. नाउ क्रॉस कल्चरल डिसीजन मेकिंग, a process of decision making in such environment where different cultural group people are working and interacting. एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे डिफरेंट कल्चर के पर्सन्स आपस में काम कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड दे हैव टू मेक डिसीजन अबाउट सम प्रॉब्लम्स. सो दैट सिचुएशन इज़ नोन एज क्रॉस कल्चरल डिसीजन मेकिंग. And you know very well, management has to make decisions in every aspect of business. When the organization comprises of various cultural group people, then this type of decision making process becomes a challengeable task. राइट, बिकॉज जहाँ पे डिफरेंट कल्चर के पर्सन्स आपस में काम कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, एंड दे हैव टू मेक अ डिसीजन अबाउट अ सिंगल प्रॉब्लम. एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए उन्हें एक सॉल्यूशन, एक डिसीजन लेना है, देन वो सिचुएशन आपकी बहुत ही चैलेंजेबल हो जाती है. ओके, एंड दिस सिचुएशन may arise a lot of obstacles, lot of challenges for the decision makers. नेक्स्ट वन इज़ प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग. अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं हमारे पास, प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग. प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग मीन्स जहाँ पे मैनेजर्स को डिसीजन लेने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस उनके पास ऑलरेडी हैं. ठीक है, इट मीन्स दे हैव टू अप्लाई ओनली दोज रूल्स रेगुलेशंस फॉर मेकिंग द डिसीजंस. एंड अगर हमारे पास पहले से कुछ बेसिक्स पड़े हुए हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनके अकॉर्डिंगली हमें डिसीज़न लेना है, देन हमारे पास जो एक रिस्क का जो एक सिचुएशन है वो बहुत कम हो जाती है. ठीक है, मीन्स रिस्क आपका कम रहेगा, आपकी डिसीज़न मेकिंग जो है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी. बट अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, प्रोग्राम डिसीज़न मेकिंग में
आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती फ्लेक्सिबिलिटी? बिकॉज हमने पहले से रूल्स रेगुलेशन सेट कर लिए हैं, हमने पहले से स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं, प्रोसीजर बना लिए हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम डिसीज़न ले रहे हैं। तो अगर करंट सिचुएशन कोई और प्रोसीजर मांगती हैं, देन वी कांट चेंज आर प्रोसीजर। ठीक है, हमें कैसे किस प्रोसीजर पे काम करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट. Okay, so here are the some features of program decision making. Most commonly used in organization. ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली यही वाली डिसीजन मेकिंग अप्रोच यूज़ की जाती है, दैट इज़ प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग. And after it is based on policies, rules, procedures, training and development. Then after it pre-test the efficiency of decision making by using the minimum criteria. जो हमने एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया है, उस मिनिमम क्राइटेरिया के बेसिस पे हम पहले से ही अपने डिसीज़न के एफिशिएंसी को चेक कर लेते हैं. ठीक है, कि वो डिसीज़न जो है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. ठीक है, एंड अगर हमने पहले से एफिशिएंसी चेक कर ली, इट मीन्स हम पहले से श्योर हैं कि हमारा डिसीज़न अच्छा है. ठीक है, मीन्स हमारा रिस्क क्या हो गया, बहुत कम हो गया. सो दैट्स वाई लेस रिस्क एंड स्ट्रेस फॉर डिसीजन मेकर्स. डिसीजन मेकर्स को कोई स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज दे हैव टू फॉलो ओनली द रूल्स, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज दैट विल बी डिफाइंड बाय द मैनेजमेंट. देन आफ्टर when there is an organizational environment change, this becomes obsolete and ineffective. जब कोई environmental change आ गया, तब हमारा ये प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग ऑब्सोलीट हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है. Then after non-program decision making, it consisting of analyzing current data information selected. Non-program decision making में कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन, कोई प्रोसीजर सेट नहीं होता. इसमें हमारे पास जो करंट सिचुएशन है, हम उसको एनालाइज करते हैं एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एंड देन हम अपना डिसीज़न उस बेसिस पे लेते हैं. तो यहाँ पे कोई रूल प्रोसीजर नहीं है. इट मीन्स यहाँ पे डिसीजन मेकर्स के लिए बहुत ही क्रिटिकल है डिसीजन लेना. दे हैव टू मेक मोर एंड मोर एफर्ट्स फॉर मेकिंग द डिसीजन इफेक्टिव वन. ठीक है, इट मीन्स स्ट्रेस जो है वो वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, रिस्की भी ज़्यादा रहेगा. ये मोर रिस्की है आपका नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग. देन आपका ये डिसीजन मेकिंग जो है वो फ्लेक्सिबल है. क्यों फ्लेक्सिबल है? बिकॉज हम करंट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हैं. हमारे पास कोई भी एज सच रूल्स, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज नहीं है. ठीक है, सो दिस इज़ योर प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग. इफ़ आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स, देन like Japan and Germany. So these countries have low tolerance for ambiguity. Low tolerance for ambiguity means low tolerance for uncertainties, low tolerance for confusions. Means जो decision makers हैं वो कैसे काम करना चाहते हैं, they will work on the set procedures, fixed procedures and policies. So जापान एंड जर्मनी के पर्सनस जो हैं वो कौन सी अप्रोच की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं? प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग की तरफ. ठीक है, बिकॉज उन्हें रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, जहाँ पे कम रिस्क है वो उस वे में काम करना पसंद करते हैं. So that's why they avoid non-program decision making. But if I talk about the United States and Norway, so these countries like the risk taking and they will prefer non-program decision making. Okay, and they will also high tolerance for ambiguity. उन्हें अनसर्टिनिटीज़ को, जो भी एम्बिगिटीज़ हैं उनको वियर करना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, उनकी टॉलरेंस पावर उसके लिए ज़्यादा होती है. Now next one is there are two approaches to non-program decision making. नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग में एक डिसीजन मेकर या तो रैशनल डिसीजन मेकिंग करेगा, या फिर वो सेटिस्फाइंग डिसीजन मेकिंग करेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैशनल डिसीजन मेकिंग. इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस फॉर मेकिंग स्मार्ट डिसीजंस. अगर हमें स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं तो ये प्रोसेस अप्रोच जो है वो आपकी थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, बिकॉज हेयर आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट अ डिसीजन मेकर हैज़ टू फॉलो. First of all, he has to define the problem, then identify a minimum set criteria, then variable choices को आइडेंटिफाई करेगा. देन हर एक चॉइस को क्वांटिटेटिवली एनालिसिस किया जाएगा. क्वांटिटेटिवली मीन्स कितना टाइम हमारा इस सॉल्यूशन में लगेगा, कितना हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगेंगे,
ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा। देन आफ्टर जहाँ भी हमारी हाईएस्ट क्वांटिटेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, हाईएस्ट क्वांटिटेटिव वैल्यू मीन्स जहाँ पे हमारी कम टाइम लग रहा है, कम हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज लग रहे हैं, दैट डिसीजन हैज़ द हाईएस्ट क्वांटिटेटिव वैल्यू, ठीक है। बिकॉज जहाँ पे हमारे कम मनी लगेगी, कम टाइम लगेगा, वो डिसीजन हमें इन रिटर्न क्या है, ज़्यादा देगा, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज़ द ऑप्टिमम चॉइस। देन आफ्टर इम्प्लीमेंट द चॉइस and then that after implementation we have to follow up the choice, follow up the decision. Then after satisfying decision making, it is a very short process, and in this process decision maker do not possess the information necessary to optimize. Therefore they satisfy, they select the first choice that meets the some minimum criteria. इस अप्रोच में जो डिसीज़न मेकर्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस को एनालाइज करने की बजाय वो क्या करेंगे, जो भी उन्हें फर्स्ट सॉल्यूशन लगेगा कि मेरे मिनिमम क्राइटेरिया के साथ ये सॉल्यूशन मैच हो रहा है, दे विल सेलेक्ट दैट सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को वो सेलेक्ट कर लेंगे, मींस वो उस सॉल्यूशन के साथ जो है वो सेटिस्फाइड फील करते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, जैसे ही हम फर्स्ट चॉइस को सेलेक्ट कर रहे हैं, समटाइम्स हम जो बेस्ट चॉइस है, बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता था, उसे हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। सो सेटिस्फाइंग डिसीजन मेकिंग अप्रोच समटाइम्स हमें क्या है, इसका ड्रॉबैक हम बोल सकते हैं कि समटाइम्स डिसीजन मेकर जो बेस्ट सॉल्यूशन प्रॉब्लम का हो सकता था उसे वो अवॉइड कर देता है, बिकॉज वो जो उसे जो फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया वो उसी को पिक करेगा एंड अप्लाई कर देगा, ठीक है। सो हियर the disadvantage that you may be foregoing a better solution. Next is other approaches to cross cultural decision making. ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऑटोक्रेटिक है, मीन्स ऑटोक्रेटिक है तो मीन्स डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, कुछ पर्सनस के हैंड में, ठीक है, मीन्स सेल्फ सेंटर्ड डिसीजन मेकिंग होगी। अगर पार्टिसिपेटिव है दैन इंडिविजुअल holistic cultural decision making, ठीक है। देन आफ्टर पार्टिसिपेटिव है, देन जॉइंटली डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जॉइंटली डिसीजन मेकिंग मीन्स सारे एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट आपस में मिलकर जो है वो कोई भी डिसीजन लेंगे। देन आफ्टर स्लो पेस एंड फास्ट पेस। अगर स्लो पेस है, स्लो पेस अप्रोच कब यूज़ होगी, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्फ सेंटर्ड डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। देन आफ्टर जॉइंटली डिसीजन मेकिंग है, देन फास्ट पेस। देन आफ्टर कल्चरल वेरिएबल्स इन्फ्लुएंसिंग क्रॉस कल्चरल डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं जो क्रॉस कल्चरल डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। रिस्क टॉलरेंस, डिसीजन मेकर्स की रिस्क टॉलरेंस बार कितनी है, उन्हें रिस्क बियर करना कितना अच्छा लगता है। अगर उन्हें रिस्क बियर करना अच्छा लगता है दे विल गो विद द प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग, और अगर उन्हें रिस्क टेकिंग अच्छा नहीं लगता दे विल गो विद द प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग। देन आफ्टर इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, ठीक है। अब मैनेजमेंट को इंडिविजुअलिज्म लेना, मैनेजमेंट को सेल्फ सेंटर्ड डिसीजन लेने हैं या मिलजुल कर डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, तो वो चीज़ भी अफेक्ट करेगी डिसीजन मेकिंग अप्रोच को। देन आफ्टर फ्यूचर ओरिएंटेशन, ऑर्गेनाइजेशंस कितनी फ्यूचर ओरिएंटेशन है, क्या ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर के गोल्स के ऊपर फोकस्ड हैं या फिर सिर्फ वो प्रेजेंट और पास्ट के ऊपर फोकस्ड हैं, ठीक है। देन आफ्टर ह्यूमन ओरिएंटेड, ह्यूमन ओरिएंटेड मीन्स जो भी पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं उनके वेलबींग के लिए किस तरह के डिसीजन मेकिंग की जाती है, ठीक है। देन आफ्टर इन ग्रुप कलेक्टिविज्म, इट मीन्स जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है उस ग्रुप के मेंबर्स उस ग्रुप के मेंबर्स के साथ जो है उस ग्रुप के मेंबर्स के साथ आप किस तरह का रिलेशनशिप रखते हैं, उन मेंबर्स को क्या कोई प्रेफरेंस दी जाती है या उनको सेम जो अदर मेंबर्स हैं उनकी तरह समझा जाता है। So these are some cultural variables that can influence the cross-cultural decision making. So this is all about cross-cultural decision making. I hope you will understand about this topic, and if you have any queries then please comment in my video. Okay, thank you so much.